गुड इवनिंग सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो है प्राचीन भारत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्राचीन भारत के अंदर हम अनेक जो टॉपिक थे उनके बारे में अध्ययन किया है, और कल हमने जो अध्ययन किया था वो सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने अध्ययन किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत दोस्तों हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल थे उनके बारे में जानकारी हासिल की। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी प्रसिद्ध स्थल थे, प्रमुख स्थल थे, उन स्थलों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। और सिंधु घाटी का मैंने आपको काल बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग जो है 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक, 2500 बीसी से 1500 बीसी तक इसका काल रहा था। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के हमने हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया था, मोहनजोदड़ो सभ्यता का भी हमने अध्ययन किया था, और प्रमुख जो नगर थे उनके बारे में हमने कल चर्चा की थी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो प्रमुख नगर बताए थे, मैंने 7 नगर बताए थे आपको, उनमें से हमने कल कालीबंगा का अध्ययन किया था। कालीबंगा जो सभ्यता थी उसका अध्ययन किया था। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को शेयर करो। तो आज जो है हम अपने टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। तो कालीबंगा सभ्यता जो थी वो कल हमने अध्ययन किया था। 7 बड़े नगर बताए थे मैंने। 7 बड़े नगर कौन कौन से बताए थे? हड़प्पा बताया था, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, चहुंदड़ो, बनमाली और कालीबंगा, ये 7 सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने प्रमुख स्थल बताए थे। और बात करें तो मैंने ये भी बताया था कि स्वतंत्रता के बाद जो खोजा गया था वो स्थल कौन सा था? तो दोस्तों वो था रोपड़। और रोपड़ कहां पर है? पंजाब के अंदर है और सतलज नदी के किनारे स्थित है, ये मैंने आपको बताया था। और सबसे ज्यादा जो खोजे गए स्थल वो कहां पे खोजे गए थे, किस क्षेत्र में खोजे गए थे? तो वो गुजरात के अंदर खोजे गए थे, ये मैंने आपको बताया था। और सिंधु घाटी सभ्यता ये आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, ये मैंने आपको बताया था। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, कल वाली वीडियो जो है आपने अच्छी तरीके से देखी होगी, आपके ध्यान में होगा, आपको एक एक बिंदु है जो आपको याद होगा। तो आज जो नेक्स्ट है जो कालीबंगा सभ्यता के बाद आज हम करने वाले हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता आज हम करने वाले हैं। तो आज का पहले मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोड है, विश्वास ऐसी शक्ति है, विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें, खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। ये दोस्तों आज का मोटिवेशन कोड है। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, यानी मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता की अध्ययन किया था। कालीबंगा सभ्यता कहां पे थी दोस्तों? हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ यानी राजस्थान के अंदर है कालीबंगा सभ्यता थी। और कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। और कालीबंगा सभ्यता की खोज कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी 1952 में। किसने की थी? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। खोजकर्ता अमलानंद घोष थे। और जुते हुए खेत के विश्व के अंदर प्रथम जो साक्ष्य है ये कालीबंगा सभ्यता से मिले। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता में किया गया। और कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। और इसके उत्खनन का कार्य बीबी लाल यानी बृजवासुलाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा 1961 से 1969 के मध्य इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। तो आज जो नेक्स्ट है उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज नेक्स्ट जो है मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में। मोहनजोदड़ो सभ्यता और दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता इसका अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का अर्थ है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता का अर्थ है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो सभ्यता कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर। सिंध प्रांत कहां पर है? तो पाकिस्तान के अंदर है। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है ये स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर ये सभ्यता स्थित है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसकी खोजकर्ता यानी खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे इसके 1922 के अंदर इसकी खोज हुई थी, 1922 में। और राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता की राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में खोज की गई थी, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है यह दुनिया का सबसे पुराना और नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है ये दुनिया का सबसे पुराना और नियोजित और उत्कृष्ट जो है शहर माना जाता है। सबसे पुराना नियोजित और दोस्तों उत्कृष्ट शहर कौन सा माना जाता है? तो उत्कृष्ट शहर ये कौन सा माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर कौन सा माना जाता है? मोहनजोदड़ो सभ्यता माना जाता है। और नदी मैंने आपको बताई है, कौन सी नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो सभ्यता है ये स्थित है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता यानी नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है ये इसके अंदर क्या प्राप्त हुई है? तो जो नर्तकी की मूर्ति जो है ये मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त हुई है। नर्तकी की जो मूर्ति है किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ध्यान में रखना है, मोहनजोदड़ो सभ्यता से। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त हुई है। और दोस्तों विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो सभ्यता से क्या मिले हैं? विशाल स्नानागार यानी इससे यह पता चलता है विशाल स्नानागार से, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ा अगर कोई बड़ा आयोजन होता था उस समय इस विशाल स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। विशाल स्नानागार का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है इसमें कोई बड़े आयोजन के समय जो है विशाल स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। और विशाल स्नानागार की दोस्तों बात करें तो विशाल स्नानागार जो है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर इसकी लंबाई है। लंबा कितना है? ये 11.88 मीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों 7 मीटर इसकी चौड़ाई है। 7 मीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। और दोस्तों बात करें तो इसकी गहराई अगर पूछे तो दोस्तों इसकी गहराई है 2.43 मीटर गहरा। यानी जो विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई 11.88 मीटर इसकी लंबाई है, 7 मीटर इसकी चौड़ाई है और 2.43 मीटर इसकी क्या है? गहराई है। ये ध्यान में रखना है। और विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है।
और दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता से ही विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, ये ध्यान में रखना है। विशाल अन्नागार यानी अन्न का जो भंडार है, अन्नागार, या इसे क्या बोलते हैं, विशाल अन्नागार। इसे दोस्तों अन्न का भंडार या अन्न कोठार या धान्यगार भी बोलते हैं। अन्न कोठार भी इसे कहा जाता है और धान्यगार भी इसे ही बोला जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो विशाल अन्नागार या अन्न कोठार या धान्यगार जो प्राप्त हुआ है, ये कहां से प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता से विशाल अन्नागार, अन्न के कोठार या जो धान्यगार है, ये जो प्राप्त है, ये मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों बात करें अन्न के कोठार की लंबाई की, तो अन्न के कोठार की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, तो दोस्तों अन्न के कोठार की लंबाई थी 45 यानी 45.71 मीटर, 45.71 मीटर जो है ये लंबाई थी इसकी। और दोस्तों बात करें इसकी चौड़ाई की, तो दोस्तों इसकी चौड़ाई थी 15.23 मीटर, 15.23 मीटर जो है ये इसकी चौड़ाई थी। देखो ये इतना बड़ा जो है अन्न का भंडार मिला है या अन्नागार मिला है या अन्न कोठार मिला है, यानी विशाल अन्नागार की लंबाई पूछे आपसे कितनी थी, लंबाई चौड़ाई। बहुत बार जो है एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता से जो विशाल अन्नागार मिला है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो ध्यान में रखना है। लंबाई कितनी है, तो 45.71 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, तो 15.23 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। और विशाल जो अन्नागार मिला है इसकी लंबाई 11.88 मीटर इसकी लंबाई है, 7 मीटर इसकी चौड़ाई है और 2.43 मीटर इसकी क्या है, गहराई है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहां से मिला है, तो दोस्तों ये मिला है मोहनजोदड़ो सभ्यता से, मोहनजोदड़ो सभ्यता से। और दोस्तों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके प्रमुख देवता कौन से थे, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता, तो ध्यान में रखना है कौन से थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख है देवता, अगर पूछे किसकी पूजा करते थे या प्रमुख देवता कौन थे, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता थे पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता थे। पशुपतिनाथ सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे, तो दोस्तों प्रमुख देवता थी, ये आपको ध्यान में रखना है। मोहनजोदड़ो सभ्यता, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है और कहां पर है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर मोहनजोदड़ो सभ्यता है। और इसकी खोजकर्ता 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने की थी इसकी खोज। और दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर है ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहाँ से नृत्यकी की मूर्ति मिली है, नृत्यकी की मूर्ति मिली है। इससे क्या पता चलता है कि गाने बजाने का जो प्रोग्राम है, गाने बजाने का जो प्रोग्राम है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। गाने बजाने का यानी जो नृत्य की मूर्ति मिली है, नाचने वाली जो मूर्ति मिली है, इससे यह ज्ञात होता है कि जो नाचने गाने का जो प्रोग्राम था ये मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है इसके अंदर प्रचलित था। और यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है और यहाँ से विशाल अन्न का भंडार भी मिला है या अन्नागार भी मिला है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो प्रमुख देवता थे तो पशुपति जो नाथ है, पशुपति नाथ प्रमुख देवता थे। पशुपति नाथ देवता की जो है ये लोग है ये पूजा करते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है, सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी के 7 जो प्रमुख स्थल मैंने आपको बताए थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, यानी मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इनमें से क्वेश्चन जो है मैंने जो आपको करवाए हैं इनमें से क्वेश्चन है जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको इरेज कर दूं और आगे जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं।
दोस्तों ये थी मोहनजोदड़ो सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैंने कल आपको बता ही दिया था। तो अब आपने जो है मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में पढ़ा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करते जाओगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। शेयर करने के अंदर कंजूसी नहीं करनी है। और अब बात करें दोस्तों प्रसिद्ध स्थल या जगहों की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर प्रसिद्ध स्थल कौन से थे? प्रसिद्ध स्थल या जो जगह है ये कौन सी थी? तो ये देखते हैं प्रसिद्ध स्थल या जगह के बारे में। तो पहले है लोथल। लोथल आपको पता है दोस्तों, लोथल कहां पर है? तो लोथल गुजरात के अंदर है। लोथल और सुरकोटड़ा, लोथल और सुरकोटड़ा या इसे सुतकोटड़ा भी कहते हैं। सुरकोटड़ा या इसे सुतकोटड़ा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सुतकोटड़ा या सुरकोटड़ा भी इसे कहते हैं। और दोस्तों यहां से क्या प्राप्त हुई है? लोथल गुजरात के अंदर है। लोथल कहां पर है दोस्तों? तो ये गुजरात के अंदर है। और बात करें सुरकोटड़ा, तो सुरकोटड़ा भी दोस्तों गुजरात के अंदर है। सुरकोटड़ा भी कहां पे है? गुजरात के अंदर है। और सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जो जिला है, गुजरात का जो कच्छ जिला है, कच्छ जिले के अंदर स्थित है। सुरकोटड़ा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। कच्छ जिले में स्थित है। और दोस्तों सुरकोटड़ा की बात करें तो सुरकोटड़ा की जो खोज है, यानी सुरकोटड़ा की उत्खनन या इसकी खोज कब की गई थी? तो दोस्तों सुरकोटड़ा यानी 1964 के अंदर, 1964 के अंदर खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे जगपति जोशी। जगपति जोशी के द्वारा जो है सुरकोटड़ा की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो जगपति जोशी के द्वारा 1964 ईस्वी के अंदर सुरकोटड़ा या सूतकोटड़ा की खोज की गई थी। और सूतकोटड़ा कहां पे है? कच्छ जिला है, गुजरात के अंदर स्थित है। और लोथल गुजरात के अंदर है, ये मैंने कल आपको बताया ही था। और दोस्तों यहां से क्या प्राप्त हुए है? तो इन दोनों सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है तो ये ध्यान में रखना है। यहां से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। बंदरगाह के अवशेष कहां से मिले हैं? तो लोथल और सुरकोटड़ा से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी है आगे लोथल। और लोथल के साथ में कौन सी है? तो चहुंदड़ो। लोथल और चहुंदड़ो यानी प्रसिद्ध स्थल और जगह है जहां से दो प्रसिद्ध यानी एक जैसे स्थल है, जहां से जो है कुछ अवशेष मिले हैं, समान अवशेष मिले हैं। तो ये ध्यान में रखना है, लोथल और गुजरात से जो समान अवशेष मिले हैं वो मिले हैं बंदरगाह के अवशेष। क्या मिले हैं? बंदरगाह के। तो बंदरगाह कहां से? लोथल और गुजरात से मिले हैं, ये ध्यान में रखना है। दूसरी लोथल और चहुंदड़ो। लोथल और चहुंदड़ो, लोथल मैंने बताया है गुजरात के अंदर है। और दोस्तों चहुंदड़ो कहां पे है? तो दोस्तों जो चहुंदड़ो है ये सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर है। सिंध प्रांत क्षेत्र कौन सा है? सिंध प्रांत है। और कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और बात करें चहुंदड़ो की खोजकर्ता की, तो दोस्तों चहुंदड़ो की खोज 1930 के अंदर सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? चहुंदड़ो। तो 1930 ईस्वी के अंदर एन.जी. मजूमदार के द्वारा, किसके द्वारा? तो ध्यान में रखना है एन.जी. मजूमदार के द्वारा जो है ये खोज की गई थी। किसकी की गई थी? चहुंदड़ो सभ्यता की। और चहुंदड़ो कहां पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर जो है चहुंदड़ो सभ्यता स्थित है। और दोस्तों बात करें चहुंदड़ो की और लोथल की, तो इससे कौन से अवशेष मिले हैं? तो मनके बनाने के जो कारखाने हैं, मनके बनाने के कारखाने, मनके यानी जो आभूषण है, मनके बनाने के कारखाने जो है ये कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मनके बनाने के जो कारखाने हैं ये लोथल और चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के कारखाने कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान में रखना है दोस्तों, लोथल और चहुंदड़ो से मनके बनाने के कारखाने
प्राप्त हुए हैं। तो दो जो एक जैसी सभ्यता है यानी लोथल और सुरकोटड़ा यहाँ से बंदरगाह के अवशेष है, और लोथल और चौंदड़ों से मन के बनाने के कारखाने हैं, ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो बात करती हैं, नेक्स्ट कौन सी है, तो नेक्स्ट है दोस्तों लोथल और रंगपुर। नेक्स्ट कौन सी है, लोथल, लोथल और रंगपुर। और दोस्तों लोथल गुजरात में है, और बात करें रंगपुर की, बात करें रंगपुर की, तो रंगपुर कहां पे है, तो काठियावाड़ क्षेत्र है। कौन सा, काठियावाड़। और काठियावाड़ आपको ध्यान में होगा कहां पर है, तो गुजरात के अंदर। काठियावाड़ कहां पर है, गुजरात के अंदर है। तो रंगपुर जो सभ्यता है ये गुजरात के काठियावाड़ जो जिला है, गुजरात का कौन सा, काठियावाड़ जिला, यहां पर ये सभ्यता स्थित है। और रंगपुर की खोज तो 1953-54 के अंदर, 1953-54 ईस्वी के अंदर इसकी खोज जो है एन रंगनाथ राव के द्वारा, किसके द्वारा, तो ए रंगनाथ राव के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ए रंगनाथ राव के द्वारा रंगपुर जो सभ्यता है, जो रंगपुर स्थल है, इसकी खोज की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें इन दोनों स्थलों से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, लोथल और रंगपुर से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो चावल के दाने के अवशेष, चावल के दाने के जो अवशेष है ये कहां से प्राप्त हुए हैं, तो चावल दाने के जो अवशेष है ये रंगपुर, चावल दाने के जो अवशेष है ये रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सी ऐसी सभ्यताएं हैं जहां से चावल के दाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो लोथल प्लस रंगपुर, इन दोनों सभ्यताओं से चावल के दाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सी है, तो नेक्स्ट है दोस्तों लोथल है और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा। और दोस्तों बात करें लोथल और कालीबंगा की, तो लोथल मैंने आपको बताया गुजरात, और कालीबंगा कहां पे है, तो कालीबंगा जो सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है और राजस्थान के अंदर है। और कालीबंगा सभ्यता मैंने बताया था इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद ने घोष ने की थी। कब की थी, 1952 ईस्वी में। इसकी खोज किसने की थी, 1952 ईस्वी के अंदर की थी। किसने की थी, व्यक्ति थे अमलानंद घोष, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और कालीबंगा है कहां पे, तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़ यानी राजस्थान के अंदर है। ये सभ्यता जो है ये स्थित है। और दोस्तों बात करें तो यहां से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा और लोथल से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अग्निकुंड के जो साक्ष्य है, अग्निकुंड के जो साक्ष्य है ये कहां से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों अग्निकुंड के साक्ष्य ये कालीबंगा और लोथल सभ्यता से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों यहाँ पे युगम स्मार्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लोथल और कालीबंगा से युगम समाधियों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल और कालीबंगा से। युगम समाधियां यानी जो जोड़ा होता है, युगम समाधियां यानी संपूर्ण जोड़े को जो है जो दफनाया जाता था उसके अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं, युगम, जिसे हम क्या बोलते हैं, पति पत्नी, यानी जो जोड़ा है जोड़े को दफनाया जाता था और उसके अवशेष कहां पे मिलते हैं, तो लोथल और जो कालीबंगा है, लोथल और कालीबंगा सभ्यता के अंदर युगम समाधियों के अवशेष मिलते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य यानी अग्निकुंड का हो गया, यानी यहाँ पर जो है हवन वगैरह करवाए जाते थे, हवन जो है करवाए जाते थे, तो ये कहां पे करवाए जाते थे, लोथल और कालीबंगा सभ्यता, तो यहाँ पे इसके अवशेष मिले हैं। और दोस्तों बात करें लोथल और रंगपुर की, लोथल और रंगपुर की, तो लोथल रंगपुर, ये रंगपुर जो है काठियावाड़ गुजरात के अंदर है। रंगपुर की खोज 1953-54 में ए रंगनाथ राव के द्वारा की गई और चावल के दाने के जो अवशेष है ये लोथल रंगपुर में मिले हैं। और लोथल कालीबंगा के अंदर अग्निकुंड के साक्ष्य हैं और युगम समाधियों के
अवशेष मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को लाइक करो, लाइक ठोको और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। तो नेक्स्ट जो है आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किसकी पूजा की जाती थी, तो उनके बारे में बात करते हैं। हम जो टॉपिक करे थे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पूजा किसकी की जाती थी? पूजा भी तो किसी की जाती होगी, तो किसकी की जाती थी? तो दोस्तों वृक्ष की पूजा की जाती थी। किसकी? वृक्ष की पूजा की जाती थी। किसके अंदर? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर वृक्ष की पूजा की जाती थी। और किसकी की जाती थी? तो दोस्तों मातृदेवी की, वृक्ष की पूजा की जाती थी, मातृदेवी की पूजा की जाती थी। और दोस्तों उर्वरकता की देवी, और किसकी की जाती थी? उर्वरकता की देवी की पूजा की जाती थी। उर्वरकता की देवी है, इसकी पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। और दोस्तों जो स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह जानते होंगे आप, स्वास्तिक चिन्ह कौन सा, जिसे हम क्या बोलते हैं आम भाषा के अंदर सांख्या बोलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह यानी ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष है। स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष जो है ये कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष। और दोस्तों इसे चिन्ह नहीं लिखा जाता, ये चिन्हन होता है, चिन्हन, ये ध्यान में रखना है। क्या बोला जाता है? चिन्हन। तो स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है मृत्यु होने के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है मृत्यु होने के बाद जो है ये क्या किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मृत्यु हो जाने के बाद जो सभ्यताएं हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मृत्यु हो जाती है किसी की, तो ध्यान में रखना है मृत्यु के बाद जलाया कहां पे जाता है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है यहां पर मृत्यु होने के बाद जलाया जाता था, मृत्यु होने के बाद जलाया जाता था। और दोस्तों बात करें दफनाया कहां पे जाता था? दफनाया, तो दोस्तों मृत्यु होने के बाद दफनाया हड़प्पा के अंदर। हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर मृत्यु होने के बाद किसी भी व्यक्ति की, तो किसी भी प्राणी की, तो उसे दफनाया जाता था। और मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर उसे जलाया जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये परीक्षाओं के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसे जलाया जाता था या उसे दफनाया जाता था? तो मोहनजोदड़ो के अंदर जलाया जाता था। और जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें दफनाया जाता था। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक और कमेंट करो। तो दोस्तों अब बात करें तो मोहनजोदड़ो माप तोल की इकाई भी होती होगी, माप तोल की इकाई। तो दोस्तों माप तोल की इकाई क्या थी? माप तोल इकाई क्या थी? तो दोस्तों माप तोल की इकाई सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 16 के अनुपात थी। कौन सी थी? 16 के अनुपात थी। ये ध्यान में रखना है, पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर माप तोल की इकाई किसके अनुपात थी? तो 16 के अनुपात थी। ये आपको ध्यान में रखना है, 16 के अनुपात थी। और दोस्तों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बर्तनों की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन है ये दोस्तों लाल मिट्टी से बने होते थे। किससे बने होते थे? लाल मिट्टी से। किससे? लाल मिट्टी से सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है बर्तन बने होते थे। और दोस्तों बात करें आग में पकी मिट्टी को, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आग में पक्की जो मिट्टी होती थी उसे क्या बोला जाता था? आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? टेराकोटा।
कोटा बोला जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बोला जाता था? तो टेरा कोटा बोला जाता था। किस मिट्टी को बोला जाता था? पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोला जाता था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पूजा किसकी होती थी? वृक्ष की पूजा या मातृ देवी की और उर्वरता की जो देवी है इसकी पूजा होती थी। स्वास्थ्य की चिन्ह के अवशेष जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अगर जो मृत्यु हो जाती थी तो उसमें जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है यहाँ पर जो शरीर है मृत्यु के बाद उसे जलाया जाता था। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंदर मृत्यु के बाद दफनाया जाता था। यहाँ पर माप तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। बर्तन जो है ये लाल मिट्टी के बने होते थे, लाल मिट्टी के बने होते थे और आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा बोला जाता था। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, तो मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। कब की? तो 1922 के अंदर इसकी खोज की थी। और हड़प्पा सभ्यता की दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1921 में इसकी खोज की गई थी, ये ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है। ज्यादातर दोस्तों परीक्षाओं के अंदर कालीबंगा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो ये दोनों जो सभ्यताएं हैं ये अपने हृदय के अंदर अपने गहराई से इसका अध्ययन कर लेना, क्योंकि इन सभ्यताओं के बारे में बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कालीबंगा सभ्यता है किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। और घग्गर नदी के किस नाम से जाना जाता है? तो अमृत नदी, नट नदी, द्विस्वती नदी और हकरा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये घग्गर नदी के उपनाम है। ये आपको घग्गर नदी के बारे में ध्यान में रखना है। आई होप कि दोस्तों जो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता आपको करवाई है, यानी 2 पार्टों के अंदर कल और आज जो है 2 यूनिट के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आपके जो लूसेंट के अंदर दी गई है उससे थोड़ा ज्यादा हमने अध्ययन किया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, उन सब का हमने अध्ययन किया है। सरलता से गहराई से हमने जानकारी प्राप्त की है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि मैंने जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता करवाई है ये दोस्तों आपको कैसे लगी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल करने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमें कल करने वाले हैं। और कल दोस्तों कौन सा टॉपिक करेंगे? कल किस टॉपिक की शुरुआत करेंगे? तो कल जो भाषा संस्कृति है यानी वैदिक सभ्यता के अंदर वैदिक है जो सभ्यता है उसकी शुरुआत हम कल करने वाले हैं। तो दोस्तों जो आपके आने वाले एग्जाम है उनके लिए, आपके जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए मैं आपको लूसेंट का गहराई से अध्ययन करवाने जा रहा हूं। और लूसेंट का जो हमने लगभग जो है सिंधु घाटी सभ्यता या जो प्राग ऐतिहासिक काल जो प्राचीन भारत है उनके बारे में हमने शुरुआत की है, उनके बारे में जो है हमने लगभग जो है अध्ययन किया है। तो दोस्तों आपको लूसेंट का गहराई से अध्ययन करना है, क्योंकि लूसेंट के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते। लूसेंट के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते। अगर दोस्तों आपने लूसेंट को अच्छी तरह से पढ़ लिया, अच्छी तरह से लूसेंट के बारे में जानकारी हासिल कर ली, तो कोई सा भी एग्जाम हो आप उस एग्जाम को फाइट कर दोगे, आप उस एग्जाम को क्लियर कर दोगे। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो है अगर हम पढ़ाई करेंगे, स्टडी पे फोकस करेंगे तो हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर हम किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो दोस्तों हम कभी भी जॉब नहीं लग सकते, क्योंकि एक के लिए जो किस्मत है कभी काम नहीं करती। अगर हम मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तो हमारी किस्मत अवश्य साथ देगी। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं तो नाइट के अंदर जो है आप लगभग 11 या 11:30 है 11 या 11:30 तक अध्ययन किया करो और सुबह 4 बजे फिर उठा करो और उठ के फिर जो है अध्ययन किया करो। और दोस्तों जो बात बताऊं मैं आपको कि सुबह अगर हम उठते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है,
फ्रेश होता है। तो हम लगभग 80% जो सिलेबस हमें सुबह उठ के अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारे ध्यान में रहता है, हमारी याद भी रहता है, उसे हम कवर कर सकते हैं 80% है। और लगभग शाम के वक्त हम पढ़ते हैं, रात को 2 बजा देते हैं, तो दोस्तों वो जो है 20% सिलेबस जो है हमारे ध्यान में रहता है। तो ये ध्यान में रखना है, सुबह जल्दी उठकर हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर हम पढ़ेंगे तो हमारे जो है माइंड के अंदर जो है वैसे के वैसा जो है पढ़ेंगे वो सेव हो जाएगा। तो सुबह जल्दी उठे, कठिन परिश्रम करें दोस्तों, यही मेरी आपको सलाह है, क्योंकि कठिन परिश्रम करने से जो आपका एग्जाम आने वाला है, कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हम फाइट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि हम लुसेंट के बारे में अध्ययन, यानी जो अपनी लाइव क्लास आती है लुसेंट के बारे में, वो डेली शाम को 9 PM यानी शाम को 9 बजे आती है। और दोस्तों अपनी इसी करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर है करंट अफेयर की, यानी वर्ल्ड और इंडिया लेवल की करंट अफेयर का जो है क्लास में आपके सामने लेकर आता हूं। वो मॉर्निंग के अंदर सुबह डेली 6 बजे लेकर आता हूं। तो दोनों क्लास को आप देखें, ताकि आपके जो आने वाले सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, उन एग्जाम के अंदर आपको जो है सफलता प्राप्त हो। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वैदिक सभ्यता, वो हम कल करने वाले हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और दोस्तों वंदे मातरम।